वेलकम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए जीन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ए फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। ये वो प्रक्रिया है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच, कि ये वो प्रक्रिया है जिससे कि जीन पर जो इंफॉर्मेशन है वो यूज की जाती है एक फंक्शनल जीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए। यानी वो जीन जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, वो प्रोसेस जो कि उस इंफॉर्मेशन से कुछ सिंथेसिस जो है वो करवाता है, इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जनरली क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ जीन आर ऑफन प्रोटीन्स, प्रोटीन होते हैं, बट in non-protein coding genes such as ribosomal RNA genes or transfer RNA genes, the product is a functional RNA। लेकिन वो जीन जो कि कोड करते हैं राइबोसोमल आरएनए के लिए या आपका ट्रांसफर आरएनए के लिए, तो वहां प्रोडक्ट जो है वो आपका आरएनए होता है। क्लियर है ये चीज? ओके, देन वी कम टू नेक्स्ट कि इसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। तो इस डायग्राम में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका दो न्यूरॉन जो है वो हमने यहाँ पर बनाया है और एक लिम्फोसाइट जो है वो इस डायग्राम के अंदर हमने बनाई है। तो अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं तो दोनों ही टाइप की जो सेल है, दो डिफरेंट सेल जो है वो सेम टाइप का जीनोम जो है वो रखती हैं। यानी उनका जीनोम जो है वो सिमिलर है, लेकिन इनसे जो बनाए जाने वाले आरएनए और प्रोटीन हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी न्यूरॉन में बनने वाली जो प्रोटीन है वो अलग होंगी और आपका जो लिम्फोसाइट है उसके अंदर बनने वाली प्रोटीन जो है वो अलग होंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनमें सेम जीनोम होते हुए भी जीन्स जो हैं वो डिफरेंट यहाँ पर होंगे जिनका एक्सप्रेशन होना है। क्लियर है ये चीज आपको? रेगुलेशन से हमारा क्या मतलब है कि जैसे न्यूरॉन की जो सेल है वो एक अलग तरह की प्रोटीन या आरएनए बनाएगी, उसी तरह से आपका जो लिम्फोसाइट है उसकी जो सेल है वो उसमें जो जीन है उनके कारण से अलग तरह के आरएनए और प्रोटीन का निर्माण उसके द्वारा होगा। क्लियर? ओके, देन वी कैन क्लासिफाई द जीन्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सप्रेशन, कि वो किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसके आधार पर हम जीन्स को क्लासिफिकेशन या इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या हाउसकीपिंग जीन्स इनको कहा जाता है। क्या करते हैं ये एक फिक्स रेट पर एक्सप्रेस होते हैं। यानी अपने प्रोडक्ट का निर्माण, एक्सप्रेस होने से क्या मतलब हमारा कि जीन का एक्सप्रेशन होने का मतलब या तो आरएनए बनना या प्रोटीन बनना, कि वो सेल किस कंडीशन में है उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है, वो एक फिक्स्ड रेट के ऊपर उनका एक्सप्रेशन जो है वो होता है। ओके, और दूसरी चीज कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है, साधारण प्रकार का होता है। दूसरा प्रकार है जीन का, वो है आपका कंट्रोलेबल जीन्स। कंट्रोलेबल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली एज नीडेड। ये वो जीन हैं जिनका एक्सप्रेशन तब होगा जबकि उनके उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। इनका जो अमाउंट है वो कम हो सकता है या बढ़ सकता है, जो अलग अलग कंडीशंस जो हैं जिनमें कि उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट की मात्रा जो है वो कभी बढ़ी हुई हो सकती है या कभी कम हो जाती है, जिसकी जितनी जब आवश्यकता होगी तब उतने प्रोडक्ट का निर्माण जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें कुछ रेस्पॉन्स एलिमेंट जो हैं वो पाए जाते हैं, कुछ रेस्पॉन्स एलिमेंट्स यहां पर होते हैं। ओके,
तो जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें कई सारे प्रोसेसेज होते हैं और इनमें ये मॉड्यूलेशन इनका हो सकता है कि ये डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होंगे ये? ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हो आप इसको, अनुलेखन। दूसरा आरएनए स्प्लाइसिंग। तीसरा ट्रांसक्रिप्शन। और चौथा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्रोटीन। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जब भी जीन का एक्सप्रेशन होता है तो ये 4 स्टेप जो हैं वो उसके अंदर होती हैं। पहली चीज में ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसमें जीन जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए के रूप में भेजता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर उस आरएनए की प्रोसेसिंग होकर के उसकी स्प्लाइसिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग जो मैसेज आया है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन होता है, उसका अनुवादकरण इसका यहाँ पर होता है। और उस अनुवादकरण के कारण से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। और वो प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन कब बनेगी? जबकि उसका एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसको हम कहेंगे कि आफ्टर ट्रांसलेशन उस प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर इसका है। ओके, तो जो प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन के अल्टरनेशन का, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका, उसके को जो है वो स्टडी किया गया है डिटेल्स में। और ये इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, कि जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुवादकरण जिसे हम कहते हैं, जिसके अनुसार प्रोटीन का बनना है, उसमें इसका मॉड्यूलेशन जो है वो होता है। Transcription control can result in tissue-specific gene expression and influenced by hormones and heavy metals. जो ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल जो है वो टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन पर होगा और ये हार्मोन और हेवी मेटल की प्रेजेंस से प्रभावित होता है। तो सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि जीन का जो एक्सप्रेशन है वो 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव रेगुलेशन और दूसरा नेगेटिव रेगुलेशन। इन दोनों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओके, पहली बात करते हैं हम यहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेशन का। When the expression of genetics is quantitatively increased by the presence of specific regulatory element is known as positive regulation. तो जब किसी आनुवंशिक सूचना का जब एक्सप्रेशन होता है, किस टर्म में, कि जब ये मात्रात्मक रूप से बढ़ता है, क्वांटिटेटिवली इंक्रीज्ड ये होता है, जिसमें कि कुछ विशिष्ट जो नियमनकारी तत्व हैं वो जब पाए जाते हैं तो इसको हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। एलिमेंट मॉड्यूलेटिंग पॉजिटिव रेगुलेशन इज नोन एज एक्टिवेटर और पॉजिटिव रेगुलेटर। और यहां पर हमने जिस एलिमेंट की बात की है कि उसकी प्रेजेंस की वजह से ये क्वांटिटेटिवली इंक्रीज होगा, उन एलिमेंट्स को हम यहां पर एक्टिवेटर या पॉजिटिव रेगुलेटर कहते हैं। ओके, अब आ जाइए नेगेटिव रेगुलेशन पर कि नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है। कि जब किसी स्पेसिफिक रेगुलेटरी एलिमेंट की प्रेजेंस की वजह से जीन का जो एक्सप्रेशन है या उससे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो खत्म हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, तो वो जो एलिमेंट हैं यहाँ पर जो कि इस प्रोसेस को मीडिएट कर रहे हैं, उनको हम नेगेटिव रेगुलेशन जो कर रहे हैं उनको रिप्रेसर कहा जाता है। तो 2 चीज हो गई, पॉजिटिव में होगा आपका एक्टिवेटर और नेगेटिव में होगा आपका रिप्रेसर। जो कि रिप्रेस करेगा, उसको रोकेगा, उसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होगा कि क्वांटिटेटिवली एनहांसमेंट होता है, कि वो मात्रा को बढ़ाता है, और नेगेटिव रेगुलेशन में वो उसको जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है, उसको हम रिप्रेसर कहेंगे। ओके, देन biological system exhibit 3 types of temporal responses. The first response, type A response, increased extent of gene expression is continued in presence of
इंड्यूसिंग सिग्नल। यहाँ पर कि जो जीन का जो एक्सप्रेशन जो बढ़ा है वो जब तक उसको बढ़ाने वाले सिग्नल हैं तब तक वो बढ़ा हुआ रहता है। इसको हम टाइप ए रेस्पॉन्स कहते हैं। जनरली ये जो है आपका वो प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है, जहां पर कि जैसे मान लीजिए कि इन रेस्पॉन्स टू इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो कोशिका के अंदर कितनी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और ये प्रोकैरियोट्स में देखा जा सकता है। दूसरा टाइप इसका टाइप बी रेस्पॉन्स, जहां पर कि जो रेगुलेटरी सिग्नल हैं उनकी प्रेजेंस में भी जीन का एक्सप्रेशन जो है वो ट्रांजिएंट होता है, यानी वो संक्रमण की अवस्था में होता है। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज ट्रांजिएंट even in presence of regulatory signals. Regulatory signals may be positive or negative. So then this type of response, the type B response, is commonly seen during development of organism. Organism का जब development होता है उस समय पर उसमें जो synthetic activities होती हैं वो जीन एक्सप्रेशन जो है उसमें आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। Then rate of gene expression का इफेक्ट जो है वो किस प्रकार से होता है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो इफ रेगुलेटर इज प्रेजेंट और एब्सेंट एंड रेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर रेगुलेटर प्रेजेंट है लेकिन आपका नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको यहाँ पर बताया था। और अगर रेगुलेटर जो है वो एब्सेंट है तब आपका नेगेटिव रेगुलेशन जो है वो इंक्रीज होगा और जो पॉजिटिव रेगुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए आपको एक्टिवेटर जो की प्रेजेंस होना जरूरी है। ये जीन एक्सप्रेशन और टाइप ए का जो जीन है उसमें सिग्नल की प्रेजेंस में का एक अगर हम टाइम के साथ में ग्राफ बनाए हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि सिग्नल का अमाउंट जो है उसके ऊपर जीन एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करता है। अगर सिग्नल बढ़ता है तब आपका जीन एक्सप्रेशन बढ़ेगा, और जैसे ही सिग्नल कम होता है तब आपका जीन का एक्सप्रेशन जो है ये भी कम हो जाता है टाइम के साथ साथ, और फिर ये वापस जब एज एंड व्हेन नीडेड ये बढ़ेगा और फिर वापस ये कम हो जाएगा। ये ग्राफ जो है वो इस चीज को शो कर रहा है। देन टाइप सी रेस्पॉन्सेज increased gene expression that persist even after termination of signal। कुछ ऐसे रेस्पॉन्स हैं जिनमें कि आपका जीन एक्सप्रेशन जो है वो बना रहता है जबकि आपका सिग्नल जो है वो टर्मिनेट हो गया है, यानी जो सिग्नल मिला था जीन एक्सप्रेशन के लिए वो उसका प्रभाव अब खत्म हो गया है, तब भी ये एक्सप्रेशन जो है वो आपका यहाँ पर लगातार बना हुआ रहता है। यहाँ पर ये जो है आपका टाइप सी रेस्पॉन्स, इसको हमने कहा था कि ये टिश्यू के और ऑर्गन के डेवलपमेंट के टाइम पर हम इसको देख सकते हैं सेल्स में। ओके, जो टाइप बी रेस्पॉन्स की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, और टाइप सी रेस्पॉन्स देखिए आप यहाँ पर कि ये शूट होता है और फिर वापस कम हो जाएगा, फिर इसकी रिकवरी होगी और फिर ये शूट होगा और फिर ये वापस कम हो जाएगा। लेकिन जो टाइप सी रेस्पॉन्स है आपका, उसमें हमने ये कहा था कि इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन दैट परसिस्ट इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द सिग्नल, कि सिग्नल जो है वो आपका यहाँ पर ही खत्म हो गया है, तो जैसे ही आपका सिग्नल का एक पीक वैल्यू जब आती है उस समय पर जीन एक्सप्रेशन की पीक आ जाती है और ये परसिस्टेंट रहती हैं, ये कांस्टेंट उसी स्पीड पर ये होता रहता है, समय के साथ इसमें कोई कमी जो है वो नहीं होती है। तो ये तीन रेस्पॉन्स जो हैं उनको हम इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, ओपेरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो हमने आपको यहाँ पर इसके पहले वाले चैप्टर में डिटेल से बता दिया था। और रेगुलेशन इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें होगा रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन एट द डिफरेंट लेवल, दैट इज फर्स्ट डीएनए मेथाइलेशन, सेकंड increasing the number of gene copies, that is known as gene amplification, then changing the rate of initiation of transcription, then alternate splicing, then mRNA stability, then changing the rate of initiation of translation, and then using of
translating region UTR, then protein stability, and then hormone regulation, then cross talk between different regulatory pathways. तो इसके बारे में हम बाद में अगली क्लास में और चर्चा जो है वो करेंगे। आप इसके बारे में पढ़िए और इसको हम बाद में और डिटेल में लेंगे। थैंक यू।